हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कविता। मैं आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ट्रांसपोर्टेशन में हमने कल पढ़ा था कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है। ह्यूमंस में हमने पढ़ा था जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके माध्यम से होता है, वो ब्लड के माध्यम से होता है, ब्लड वेसल्स के माध्यम से होता है और हार्ट के माध्यम से होता है। यानी जो ब्लड के माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑक्सीजन का होता है, CO2 का होता है, ग्लूकोज का होता है, मिनरल्स एंड हार्मोन्स का होता है। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को लेके जाती है। यानी कि ये पूरा जो ब्लड और ब्लड वेसल्स मिलके एक तंत्र बनाते हैं। और इसमें जो प्लस में जो एडिशन में होता है वो होता है हार्ट। यानी हार्ट क्या करता है, हमारे रक्त को हमारे शरीर में पंप करता है। तो ठीक है, यानी कि जो अगर हम इस पूरे तंत्र की बात करें तो हम इसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र में अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो कौन कौन सा आता है, इसमें आता है ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं और हार्ट आता है। यानी रक्त कणिकाएं या फिर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, और क्या आता है, हार्ट आता है। नेक्स्ट जब हमने पढ़ा था, हम अब बात करते हैं हाइड्रा और स्पॉन्जेस में। हाइड्रा हमने हाइड्रा और स्पॉन्जेस में अगर परिसंचरण तंत्र की बात की, अभी हमने कहा परिसंचरण तंत्र क्या होता है। परिसंचरण तंत्र वो तंत्र होता है जो परिवहन में हेल्पफुल होता है, यानी जो परिवहन करता है। तो यहाँ पे आप एक लाइन पढ़ेंगे कि जो हाइड्रा और स्पॉन्जेस होते हैं उनमें कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ना ही रक्त होता है। इसका मतलब इनमें जो परिवहन होता है वो कैसे होता है, होता नहीं होता है। तो हम आपको बताएंगे कि जो परिसंचरण तंत्र यानी जो परिवहन होता है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, परिवहन पाया जाता है। और मेन जो परिवहन होता है वो किस चीज का होता है, वो गैसेस का परिवहन होता है और फूड का परिवहन होता है। तो हाइड्रा और स्पॉन्जेस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो हाइड्रा पाया जाता है वो सी में पाया जाता है, यानी समुद्र में। और जो स्पॉन्ज पाया जाता है वो नदियों में पाया जा सकता है, नदी में पाया जाता है। तो हाइड्रा और स्पॉन्जेस में हमने कहा कि जो स्पॉन्जेस होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं, यानी खारे पानी में पाए जाते हैं। और जो हाइड्रा जो स्पॉन्जेस होते हैं वो खारे पानी में पाए जाते हैं और जो हाइड्रा होता है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो स्पॉन्जेस और हाइड्रा होते हैं उनमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो आइए हम डायग्राम को देखते हैं। हमने ये डायग्राम देखा कि ये जो हाइड्रा का पूरी एक बॉडी है और यहाँ पे ये पोर है, हमने कहा ये पोर है। तो यहाँ पे क्या होता है, और ये कैविटी होती है, यानी ये जो पूरा स्पेस होता है ये खाली होता है, ये एम्प्टी होता है। तो यहाँ पे ये वाटर में प्रेजेंट होता है, ये वाटर होता है और वाटर इन पोर्स के थ्रू वाटर यहाँ पे इन हो गया, यानी वाटर यहाँ से अंदर आ जाते हैं। अब जब वाटर यहाँ से अंदर आ जाता है तो वाटर के साथ क्या क्या आता है, ऑक्सीजन आ गया प्लस फूड आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वाटर इसके अंदर जाता है तो यहाँ पे क्या आता है, वाटर भी आता है और फूड भी आता है। वाटर ने यहाँ पे एंट्री की और जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो ये फूड क्या, जो स्पॉन्ज की बॉडी क्या होगी, यहाँ से फूड को ले लेगी, यहाँ से ले लेगी और वाटर क्या आता है यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर जो भी परिवहन हो रहा है वहाँ पे कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, पोर्स के थ्रू पानी आता है और पानी अपने साथ क्या होता है, फूड भी लेके जाता है, ऑक्सीजन भी लेके चला जाता है और यहाँ पोर से एंटर होता है
और इसका जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है ये ऐसे ओपन होता है और यहाँ से बाहर को निकल जाता है। तो ये तो हमने बात की स्पॉन्ज की। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, हमारे पास हाइड्रा आता है। आइए हाइड्रा में देखते हैं। हाइड्रा में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर इन लिखा है, यानी यहाँ से वाटर आया और वाटर के साथ क्या था, फूड भी था और ऑक्सीजन भी था, यानी वाटर के साथ फूड प्लस ऑक्सीजन दोनों थे। तो यहाँ पे वाटर आया और जैसे जैसे वाटर नीचे जाता है तो वाटर क्या करता है, ऑक्सीजन हो या फूड हो इसे देता चला जाता है, यानी कि पानी आएगा और ऑक्सीजन देगा। जैसे जैसे यहाँ से पानी से ऑक्सीजन और फूड खत्म हो जाता है तो ये यहाँ से वापस इस डायरेक्शन में बाहर निकल जाता है। तो ये हमने देखा कि स्पॉन्ज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र कैसा हो सकता है। आज सब इन दोनों के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें हाइड्रा और स्पॉन्जेस में परिसंचरण तंत्र पढ़ना है यानी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है तो हमें उसका जो डायग्राम है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायग्राम के थ्रू हम जान पाते हैं कि जो वाटर होता है, पानी जो आ रहा है वो अंदर कैसे आता है बॉडी के और उससे बाहर कैसे जाता है। और जो पानी हमने पढ़ा था कि जब पानी आता है तो अपने साथ ग्लूकोज यानी फूड होता है। ये इनका जो फूड होता है वो ज़रूरी नहीं ग्लूकोज हो, वो कुछ और भी हो सकता है। तो हम कहेंगे कि पानी जो अपने साथ क्या लेके आता है, फूड प्लस ऑक्सीजन लेके आता है। और जब बॉडी फूड और ऑक्सीजन को ले लेती है पानी से तो पानी क्या होता है, वापस चला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो स्पॉन्जेस में जो एंट्री हो रही है वो बीच से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, पर जब पानी जा रहा है तो यहाँ से बाहर जा रहा है। और हाइड्रा में हमने देखा कि पानी की जो एंट्री भी हो रही है, पानी अंदर भी उसी साइड से आ रहा है और जो एग्जिबिट हो रही है वो भी उसी साइड से हो रहा है। तो आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन एक हमारे पास नया टॉपिक है। उत्सर्जन का क्या अर्थ होता है, अभी हमने पढ़ा था परिवहन के बारे में। परिवहन का जो मेन रीज़न है वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में जहाँ भी भोजन बनता है, जैसे फूड का, जब हमने फूड को लिया, इंगल्स किया, तो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी को हम पूरी बॉडी में पहुँचाते हैं और उसके लिए सर्कुलेशन इम्पॉर्टेंट होता है। ना कि सिर्फ एनर्जी का ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है। तो उसका परिवहन होता है। जब ये परिवहन होता है तो इसमें जो ये प्रोसेस होती है, जैसे कि हमने अभी बात की डाइजेशन की बात की, हमने अभी रेस्पिरेशन की बात की। जब भी हम गैसेस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रेस्पिरेशन यानी श्वसन की बात करते हैं। और जब भी हम बात करते हैं डाइजेशन की तो हम क्या करते हैं, भोजन के पाचन की बात करते हैं। इन सारी जो प्रोसेस होती है इन्हें हम कहते हैं उपापचयी क्रियाएं यानी मेटाबॉलिक क्रियाएं। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि जो भी मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उनका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। यानी जब उत्सर्जी क्रियाएं होती हैं तो कुछ तो इनमें क्या होती हैं, कुछ तो इनमें यूजफुल होते हैं, यानी कुछ तो क्या होते हैं हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत होती है और कुछ क्या होते हैं अनयूजफुल होते हैं, यानी हमारी बॉडी की उनको ज़रूरत नहीं होती है। तो जब भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं और उनके फलस्वरूप जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं तो उन्हें जो शरीर से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है हम उसे कहते हैं उत्सर्जन। यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं यानी उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं या अनचाहे पदार्थ होते हैं उनका शरीर से बाहर निकलने के प्रोसेस को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन की प्रोसेस भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, यानी जिन जिन ऑर्गेनिज्म में परिवहन हो रहा है उसमें उत्सर्जन भी होगा। तो हम बात करते हैं जो सजीव कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। अब जैव रासायनिक क्रियाओं से क्या मतलब है, जैविक क्रिया का मतलब होता है, जैव से मतलब होता है जीवन, और रासायनिक से मतलब होता है रसायन। रसायन यानी केमिकल। जैसे कि आपने पढ़ा होगा
कि जब हम डाइजेशन यानी जब हम पाचन की क्रिया पढ़ते हैं तो हमारा जो पाचन की क्रिया में होती है वो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। बायोकेमिकल मतलब कि ये बायो का मतलब होता है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है। तो ये क्या है, जैविक है, यानी जीवन है इसमें। जिसमें भी जीवन हो उसमें कुछ केमिकल्स की हेल्प के थ्रू जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं जैव रासायनिक क्रियाएं। और रासायनिक जो रसायन होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, बहुत सारे जो हार्मोन्स निकलते हैं, ये क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे जो पेनक्रियाज होता है वहाँ से इंसुलिन निकलता है। तो जब किसी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसे मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसका मतलब वो जो केमिकल है जिसका नाम इंसुलिन है वो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमने कहा कि जो शरीर सजीव कोशिकाओं के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, तो इन रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप इन क्रियाओं को हम कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। इन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप क्या बनता है, उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। उत्सर्जी पदार्थ कौन होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अनिवार्य नहीं होते हैं। तो इस समय क्या होता है कि जब ये उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं तो इनका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों, क्योंकि क्या होते हैं, ये विषैले पदार्थ होते हैं और अगर ये हमारे शरीर से बाहर नहीं निकले तो ये क्या करते हैं, ये कुछ बीमारियों को कॉज कर सकते हैं हमारे शरीर में। और ये जो अगर ये पदार्थ विषैले होंगे तो ये उत्पन्न हो जाते हैं, जो कोशिका होता है शरीर के लिए क्या होते हैं, उपयोगी नहीं होते हैं, यानी हानिकारक होते हैं और बहुत सारे रोगों को ये उत्पन्न कर सकते हैं। अभी हमने देखा था, हमने अभी बात की कि जो उत्सर्जन की जो प्रोसेस होती है वो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक मछली का डायग्राम दिख रहा है, यहाँ एक एलिफेंट का डायग्राम दिख रहा है और एक बर्ड का डायग्राम दिख रहा है। इसका मतलब कोई बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जो प्राणी होता है उसमें भी उत्सर्जन होता है, क्योंकि इन सभी जितने भी ये ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या है, इनमें परिवहन भी हुआ है तो इनमें उत्सर्जन भी होगा। अब इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि जो मछली होती है उसमें अमोनिया यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो अमोनिया होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट, इसे आप स्टार कर लीजिए, क्योंकि जो जलीय जीव होते हैं उनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। क्योंकि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है, बहुत सारे, अगर पानी की कमी हो गई तो जो अमोनिया होता है उसका उत्सर्जन नहीं हो पाता है। तो जो फिश है वो कहाँ होती है, वो तो पानी में ही रहती है, इसलिए इसका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो अमोनिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है एलिफेंट आता है। एलिफेंट का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है, यूरिया है। उत्सर्जी पदार्थ को हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, उत्सर्जी पदार्थ को हमने कहा था ये अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर से जिनका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये बाहर नहीं निकलते हैं तो ये बीमारी को क्या करते हैं, कॉज कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था बर्ड है। बर्ड क्या है, बर्ड का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो है यूरिक एसिड। तो अभी आपने पढ़ा उत्सर्जन की परिभाषा और उत्सर्जन किन किन जीवों में होता है और किन किन जीवों के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आता है उत्सर्जन तंत्र। अभी हमने उत्सर्जन की बात की थी, तो अब जब उत्सर्जन होता है तो उत्सर्जन होने के लिए कुछ अंगों की हमें आवश्यकता होती है। जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि परिवहन जो होता है, परिवहन किसी एक अंग से नहीं होता है, परिवहन के लिए हमें अलग अलग अंगों की आवश्यकता होती है। वैसे ही हमें उत्सर्जन के लिए अलग अलग अंगों की आवश्यकता होती है और इन जो अंगों को, ये जो अंग होती है एक सिस्टम बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि उत्सर्जन तंत्र क्या क्या करता है, शरीर से तरल और अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र करता है। सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो पदार्थों को एकत्रित करता है और उसके बाद उसे बाहर निकाल देता है, बाहर निकालने में मदद करता है। तो सबसे पहले जो हमारे उत्सर्जन तंत्र का जो काम होता है, सबसे पहले वो कलेक्शन करेगा, यानी कि जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन्हें कलेक्ट करेगा और उसके बाद उन्हें शरीर से बाहर निकाल देता है। तो हम पढ़ेंगे कि जो उत्सर्जन तंत्र की जब हम बात करें तो ये है ह्यूमन का उत्सर्जन तंत्र। जैसे कि आप
डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें जो उत्सर्जन तंत्र में क्या है, दो वृक्क हैं। वृक्क किन्हें कहते हैं, ये जो है ये दो वृक्क हैं, और वृक्क को हम इंग्लिश में कहते हैं किडनियां। वृक्क के बाद क्या आती हैं, दो मूत्र वाहिनियां आती हैं, और मूत्र वाहिनियां कौन होती हैं, ये होती हैं जिन्हें हम कहते हैं यूरेटर। ये यूरेटर है, ये, और ये क्या है, किडनी है, यूरेटर। उसके बाद मूत्र वाहिनियों के बाद आता है मूत्राशय आता है। मूत्राशय को हम कहते हैं ब्लैडर। तो ब्लैडर यहाँ पे है, ये जो ये वाला गोल जो डायग्राम है ये ब्लैडर है। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये यूरेटर है, और ये जो आपको एक डार्क कलर में दिख रहा है ये क्या है, किडनी है। तो अभी आपने पढ़ा उत्सर्जी तंत्र के बारे में, जिसमें आपने देखा उसमें किडनी होती है जिन्हें हम वृक्क कहते हैं, और उनमें मूत्र वाहिनियां होती हैं जिन्हें हम यूरेटर्स कहते हैं, में मूत्राशय होता है जिन्हें हम ब्लैडर कहते हैं, और मूत्र मार्ग होता है जिन्हें हम यूरिथ्रा कहते हैं। आप इस डायग्राम को नोट कर सकते हैं, और डायग्राम के साथ साथ इनको भी नोट कर सकते हैं जो ये उत्सर्जन तंत्र है। आई होप आपने ये डायग्राम नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उत्सर्जी पदार्थ, यानी जो उत्सर्जन तंत्र होता है उससे कौन कौन से पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। तो हम ये जो बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, यानी मनुष्यों की बात कर रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले जो हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, जो कहाँ से निकलता है, जो हमारे फेफड़ों से निकलता है, और उन्हें हम कहते हैं लंग्स। उन्हें हम कहते हैं लंग्स, यानी जो CO2 कहाँ से निकलती है, लंग्स से निकलती है। तो लंग्स क्या करते हैं, सबसे पहले CO2 को कलेक्ट करते हैं। और CO2 को कलेक्ट कैसे किया जाता है, जब ऑक्सीजन जो होती है, हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेके जाता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और जब वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है तो बदले में क्या करता है, CO2 को वापस ले लेता है, यानी यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है और CO2 को वहां से लेके आता है ऑर्गन से, और ये कहाँ लेके आता है, उसके बाद लंग्स में लेके आएगा। और लंग्स क्या करते हैं, फिर इन कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो सबसे पहला जो उत्सर्जी अंग हमने पढ़ा वो था CO2। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है पसीना। पसीना आपने देखा होगा, पसीना भी क्या है, एक उत्सर्जी अंग है। और पसीना जो कहाँ से स्रावित होता है उसे हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड। ये एक ग्रंथि होती है जो कि पसीने को निकालती है, तो उसे हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं। तो जो पसीने का जो निकलने का जो माध्यम होता है वो हमारी त्वचा होती है, यानी जो हमारी त्वचा के नीचे ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो स्वेट को निकालती है। तो स्वेट में क्या क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। अगर हम स्वेट की बात करें, हमने कहा स्वेट, तो इसमें क्या होता है, कुछ तो वाटर होता है और कुछ क्या होता है, कुछ यूरिया प्रेजेंट होता है। यानी कि ये कौन सा वाटर होता है, ये वो वाला वाटर होता है जो कि एक्सेस अमाउंट में होता है, यानी हमारे शरीर में जो ज़्यादा होता है। यानी कि जब भी वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है। और पसीने में सिर्फ वाटर नहीं होता है, कुछ अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में यूरिया भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो उत्सर्जी पदार्थ है वो है यूरिया। यानी यूरिया जो मेनली बाहर निकलता है, वो अभी हमने पढ़ा था कि यूरिया और अन्य उत्सर्जी पदार्थ किडनी से बाहर उत्सर्जित होते हैं। यानी अभी हमने 3 उत्सर्जी पदार्थों के बारे में पढ़ा। पहला था CO2 जिसे कि हमारे लंग्स बाहर निकालते हैं। सेकंड था पसीना जो कि स्वेट ग्लैंड से निकलता है और हमारी त्वचा उसे बाहर निकालती है। और तीसरा था यूरिया और अन्य उत्सर्जी पदार्थ जो कि किडनी के थ्रू उत्सर्जित होते हैं। अब आता है उत्सर्जन की प्रक्रिया। हमने कहा था जो उत्सर्जन होता है वो किडनी के थ्रू होता है। तो सबसे पहले हम किडनी का स्ट्रक्चर देख देते हैं। किडनी हमारे पास एक जोड़ी होती है। हमारे पास जो किडनी होती है वो एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी का मतलब कि हमारे पास
2 किडनियाँ होती हैं और किडनी का जो आकार होता है वो सेम का आकार होता है। किडनी का आकार सेम के आकार के हमारे पास किडनी होती हैं और ये क्या होती है, इनका बीच का भाग धंसा हुआ होता है। अगर इनकी लोकेशन की बात की जाए तो वृक्क जो ये वृक्क है ये कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित रहती है। यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड जो किडनी होती है वो प्रेजेंट होती है। यानी कि किडनी की जो लोकेशन होगी वो पीछे की साइड होगी। तो जो वृक्क जो है वो इसका जो इम्पोर्टेंट जो फंक्शन होता है ये रक्त को छानने के काम आता है। जैसे कि हम अगर किडनी का डायग्राम देखें, ये हमारी किडनी है और किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो रक्त को छानने के काम आता है। किडनी में बहुत सारे छन्नी जैसा काम करती हैं। तो किडनी की जो इकाई होती है, यानी जैसे कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी की जो इकाई होती है हम सेल कहते हैं। यानी हमारा जो पूरा शरीर होता है वो सेल से बना हुआ होता है। वैसे जो किडनी होती है उसमें नेफ्रॉन होता है। उसमें क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। उसे हमने कहा नेफ्रॉन होता है। तो किडनी में नेफ्रॉन होते हैं और बहुत सारी चलनी जैसी संरचनाएं होती हैं। जैसे कि आपने घर में भी देखा होगा जो छन्नी होती है, तो वैसे ही छन्नी जैसी संरचनाएं होती हैं और इन छन्नी जैसी यहाँ पे पूरी छन्नी जैसी संरचनाएं होती हैं। और इन छन्नी जैसी संरचनाओं के थ्रू जो किडनी होती है वो ब्लड को छानती हैं। अभी आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो वृक्क होता है वो रक्त का प्रमुख छन्नी है, क्योंकि जो वृक्क होता है वही मेनली रक्त को छानने का काम करता है। जो वृक्क में जो रक्त आता है वो धमनियों के द्वारा आता है। यानी कि धमनियों के द्वारा जो रक्त आएगा वो ऑक्सीजन लेके आएगा। ऑक्सीजन जो भी धमनियाँ ऑक्सीजन लेके आती हैं वो पहले आ जाएंगी, वृक्क में जाएंगी। और जब धमनियाँ यहाँ पे आती हैं, वृक्क में आती हैं, तो ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन को किडनी को देती हैं। और उसके बाद का जो ब्लड किडनी से निकलता है वो किसके द्वारा निकलता है? वो शिराओं के द्वारा निकलता है। यानी जो ऑक्सीजन वाला ब्लड आया वो धमनी से आया और जो शिराओं वाला ब्लड था यहाँ पे क्या था? यहाँ पे CO2 था। यहाँ पे क्या था? CO2 था। तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन आता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है वो धमनियों के द्वारा आता है और धमनियों के द्वारा आके ये उस ऑर्गन को ऑक्सीजन दे देता है और वहाँ से CO2 को ले लेता है। जो CO2 को लेके वापस लंग्स में जाता है वो शिराओं के माध्यम से जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले वृक्क में क्या हुआ? धमनियाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं, फिर शिराओं के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं। तो जब भी वृक्क में रक्त आता है तो इसमें क्या होती है कि कुछ उपयोगी पदार्थ भी आ जाते हैं। कुछ उपयोगी पदार्थ भी आते हैं और कुछ अपशिष्ट, यानी उपयोगी और अपशिष्ट दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। जब ब्लड आएगा तो ब्लड में ऑक्सीजन के साथ साथ और भी चीज़ें होंगी, जैसे ग्लूकोज भी होगा, जैसे कि इसमें और हार्मोन्स भी होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ग्लूकोज होगा, लवण होगा, विटामिन होंगे, अमाइनो एसिड, इनमें सारे ही आ जाते हैं। और कुछ इसमें क्या होंगे? अपशिष्ट पदार्थ भी होंगे। तो ये क्या होता है? यहाँ पे छन्नी होती है। कहाँ पे? किडनी में हमने कहा था छन्नी नलिकाएं होती हैं और यहाँ पे क्या होता है कि छन्नी की प्रक्रिया होती है और उसके बाद उपयोगी पदार्थ जो होते हैं वो पुनः अवशोषित हो जाते हैं। पुनः अवशोषित मतलब कि अभी हम अगर किडनी का डायग्राम देखें तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऐसे करके जो ब्लड को लेके जा रही हैं तो यहाँ पे पुनः अवशोषण भी हो जाता है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ा कि पुनः अवशोषित हो जाते हैं और दूसरी ओर जो जल में घुली हुई जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जल में घुल जाते हैं। जल में घुल के जैसे जल में घुली हुई यूरिया जो होती है वो शरीर से बाहर निकाल दी जाती है और वृक्कों को छीनने के बाद जो मूत्र वाहिनियों से होता हुआ जो मूत्राशय में एकत्रित होता है और फिर क्या होता है? लास्ट में शरीर से बाहर निकल जाता है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे हमने बात की ये वृक्क है, यहाँ पे छन्नी हुई, छन्नी के बाद ये जो यूरिया था ये आया यूरेटर में। यूरेटर को हमने कहा था मूत्र वाहिनी। तो जब ब्लड छन्नी के बाद कहाँ पे आया? मूत्र वाहिनियों में आया।
ये इसे फिर हमने कहा यूरिया का। यूरिया जब छनने के बाद आया तो ये ब्लैडर में इकट्ठा हो गया और ब्लैडर को हमने कहा था मूत्राशय में। यानी कि मूत्राशय ऐसा नहीं होता है, इसीलिए होता है कि हम जब हमें ऐसा लगता है कि हमें यूरिन रिलीज करना है तो हम बार बार नहीं करते हैं, हम एक टाइम पे करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि यूरिन जो होता है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में फिर एक और स्ट्रक्चर आता है यूरेथ्रा, हमने पढ़ा था, मूत्र मार्ग। यानी कि जो यूरिन होता है वो यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ओपनिंग से बाहर निकल जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं उत्सर्जन। अभी तक हमने बात की कि जो मनुष्य होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनमें परिवहन कैसे होता है और उत्सर्जन कैसे होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पादपों में परिवहन। क्या पादपों में परिवहन होता है? यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या पादपों में परिवहन होता है तो आपका क्या आंसर होगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पादपों में भी जंतुओं की भांति क्या होता है, परिवहन होता है। क्योंकि पादपों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। पादपों में भी क्या होते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं और पादपों में गैसेस का भी एक्सचेंज होता है। इसलिए पादपों में भी क्या होता है, परिवहन होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कौन कौन सा भोजन भी इन्हें चाहिए होता है, इन्हें ऑक्सीजन भी चाहिए होता है और क्या होता है, परिवहन के साथ साथ इनमें क्या होता है, एक्सक्रीशन भी होता है यानी उत्सर्जन भी होता है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अगर परिवहन हो रहा है तो उनमें उत्सर्जन भी होगा। तो पादपों में जो परिवहन होता है वो किस किस चीज का होता है, अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि जो पादपों में परिवहन होता है, सबसे पहला आ गया जल और खनिज। सबसे पहले जो परिवहन होता है वो जल और खनिज का होता है। तो जल में जब हमने देखा है कि जब भी हम पौधों को जल डालते हैं या पानी डालते हैं तो हम उनकी जड़ों में डालते हैं। ये जो आप एक डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, रूट है। रूट यानी जड़। तो इन्हीं रूटों से जो पानी होता है वो उसके तने में भी जाता है, पत्ती में भी जाता है, फूल में भी जाता है और पूरे प्लांट्स में जाता है। तो ये जो परिवहन होता है ये कैसे होता है हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये तो था ये तो है रूट। रूट की ये यहाँ पे एक जाइलम है जी। जाइलम क्या है, ये एक पाइप है। पाइप है मतलब सबसे पहले हम देखेंगे ये रूट है। रूट में ये रूट हेयर होते हैं, यानी कि एक तो होती है मेन रूट। हमने देखा है कि हमने मेन रूट देखी है और उसके साइड से कुछ धागे धागे लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, ये वही धागे वाले स्ट्रक्चर हैं, इन्हें हम कहते हैं रूट हेयर। तो रूट हेयर में क्या आता है, अब ये पानी है और ये क्या है, ये स्टोन है। यहाँ पे जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये है पानी, ये पानी है। तो पानी क्या हुआ, पानी यहाँ से अंदर गया, कहाँ से, रूट हेयर से अंदर गया और यहाँ से होते हुए पानी इस जाइलम में चला गया। जाइलम क्या है, एक पाइप होता है और ये जाइलम कहाँ से, रूट से लेके जो प्लांट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे हम शूट कहते हैं, ये क्या होता है, रूट से लेके शूट तक होता है। तो यही पाइप, इसी पाइप में क्या होता है, पानी भी जाता है और इसी पाइप में क्या होते हैं, मिनरल्स भी जाते हैं। यानी कि जो पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। और जाइलम क्या है, जाइलम एक ऊतक है। ये क्या है, एक जाइलम एक ऊतक है। तो ऊतक क्या होते हैं, ऊतक क्या होते हैं कि बहुत सारी सेल्स के जो का जो ग्रुप होता है वो मिलकर एक नया स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम ऊतक कहते हैं। तो ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में भी बहुत सारी ट्यूब होती हैं, उन ट्यूब को हम सेल्स कहेंगे। और बहुत सारी ट्यूब्स ने मिलकर क्या बना दिया, जाइलम बना दिया। यानी कि जो पानी का हमने देखा कि जो पानी और खनिज लवण, तो खनिज लवण का कैसे हुआ, क्योंकि जब यहाँ पे पानी आया, जब भी यहाँ पे पानी आए तो पानी के साथ साथ ही खनिज लवण भी क्या होते हैं, रूट के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और वो कहाँ पहुंचेंगे, जाइलम वेसल्स में पहुंचेंगे और जाइलम वेसल्स के थ्रू ये पौधे के पूरे पार्ट्स में पहुंचेंगे। आप इस डायग्राम को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है भोजन का परिवहन। ये भोजन का परिवहन भी हम पादपों में पढ़ रहे हैं। ये भोजन का जो परिवहन है ये भी हम पादप में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जल का जो परिवहन होता है वो कैसे होता है, वो किसके द्वारा होता है, जल जाइलम के द्वारा होता है।
तो जो पौधों में जो भोजन बनता है वो पत्तियों में बनता है। और पत्तियों में कैसे बनता है? जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर। इन सबको मिला के क्या बनाता है? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को हमने कहा था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जब भोजन बन जाता है पत्तियों में, तो फिर ये भोजन क्या होता है? पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी बांटा जाता है। तो पत्तियों से जो भोजन आता है वो रूट में भी आता है, यानी वो जड़ों में भी जाएगा। और क्या होगा? वो शूट में यानी ऊपर भी जाएगा, तने में भी जाएगा, फ्लावर में भी जाएगा, और जो सीड होते हैं उनमें भी जाता है। तो हमने ये पढ़ा है कि जो भोजन को जो ट्रांसपोर्ट होता है यानी वो फ्लोएम के थ्रू होता है। फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। तो आपके पास अभी 2 क्वेश्चन आ गए कि जो जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम के थ्रू होता है, और जो फ्लोएम का परिवहन होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पानी का जब हम परिवहन देखेंगे तो पानी का परिवहन एक ही दिशा में होता है, यानी ये जो पानी है ये एक ही दिशा में जा रहा है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यानी पानी सिर्फ ऊपर की ओर जाता है। और भोजन को जो परिवहन है वो 2 डायरेक्शन में होता है, यानी कि जब पत्तियों से भोजन ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो यहाँ पे आप इस एरो से देख सकते हैं कि जो भोजन है ये ऊपर भी जा रहा है और ये नीचे भी जा रहा है। तो ये आपने नोट किया कौन सी 2 बातें? कि जो पादपों में जो परिवहन होता है वो पानी का होता है, खनिज लवण का होता है और भोजन का होता है। और ये जो परिवहन किनके द्वारा होता है? जाइलम के थ्रू और फ्लोएम के थ्रू। तो ये तो थी परिवहन की बातें। नेक्स्ट जो हमारे पास एक टॉपिक आता है वो आता है वाष्पोत्सर्जन। यानी वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि जब भी पौधे में अनावश्यक पानी एकत्रित हो जाता है तो वो जो पानी होता है वो पौधे के पत्तियों के द्वारा बाहर निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप एक प्लांट देख सकते हैं। अब अगर हम इसकी एक पत्ती को निकाल के देखें तो इसकी एक पत्ती ऐसे होती है, यहाँ पे होती है। यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे रंध्र होते हैं यहाँ पे। और ये रंध्र सिर्फ एक पत्ती में नहीं होते हैं, ये पूरी पत्ती में ऐसे ऐसे रंध्र होते हैं। तो जब भी पानी जो पौधे में पानी की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है तो वो इन रंध्रों के द्वारा बाहर निकल जाती है। और जब ये बाहर निकलती है तो ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होती है, यानी पानी लिक्विड फॉर्म में होता है पर ये गैस फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? गैस फॉर्म में होती है। यानी वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में, यानी गैस की फॉर्म में हमने कहा था, किसकी फॉर्म में? वाष्प की फॉर्म में। तो अनावश्यक जल को पौधे से वाष्प के रूप में बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हमने कहा था वाष्पोत्सर्जन कहा था। तो जो प्लांट होते हैं वो जैसे मिट्टी से में जो पानी घुला हुआ होता है वहाँ से जल को अवशोषित करते हैं। तो ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ये कब ज़्यादा होती है? जैसे कि या तो बहुत ज़्यादा पानी हो गया या फिर जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पे क्या होता है कि ये जो स्टोमेटा होते हैं ये स्टोमेटा खुल जाते हैं और यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रकार की प्रक्रिया को हमने कहा वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो आपने पढ़ा जो वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन है पानी के वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया। और ये कहाँ से होता है? ये होता है पत्ती से, ये होता है लीफ से। और लीफ के किस पार्ट से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है? वो होती है रंध्र से। ये क्या है? ये है रंध्र। तो आपने पढ़ा वाष्पोत्सर्जन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, तो हमारे पास अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने परिवहन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने उत्सर्जन के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ा था। आप लोग वाष्पोत्सर्जन की जो ये डेफिनेशन है इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित मतलब कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यानी ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया होती है वो कम या ज़्यादा होती है। और वो कम या ज़्यादा क्यों होती है ये हम देखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था तापमान। तो हमने देखा था यदि तापमान ज़्यादा है तब क्या होगा कि पौधे को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। यानी कि जब भी इस पे सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ से क्या होगा कि ये पानी का अवशोषण यहाँ से ज़्यादा होगा, और यहाँ से अगर पानी का अवशोषण ज़्यादा होगा तो यहाँ से जो
पानी निकलेगा पत्तियों से वो ज़्यादा अमाउंट में निकलता है। तो इसलिए ये जो पहला फैक्टर होता है वो तापमान होता है। वो होती है आर्द्रता। आर्द्रता भी क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। तो इस चैप्टर में हमने जितने भी टॉपिक थे वो कवर कर लिए। उसमें से हमने क्या क्या किया, हमने किया कि जो प्लांट्स और एनिमल्स में हमने परिवहन भी देखा और उत्सर्जन भी देखा। तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो उत्सर्जन का ही एक प्रकार है और ये किसमें पाया जाता है, ये पादपों में पाया जाता है। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आई होप मैंने जितना आपको समझाया आपको समझ आया होगा और इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।